चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। आखिर क्या चल रहा है बांग्लादेश में? आखिर क्यों वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ने अचानक से अपने सारे फॉरेन ट्रेड्स रोक दिए हैं? पूरे देश भर में आखिर क्यों पूरी इंटरनेट सर्विसेज शट डाउन है? देश के सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? चलिए इन सारे सवालों के जवाब ढूंढते ढूंढते बांग्लादेश की कहानी को समझते हैं देव दिस साइड के इस एपिसोड में। दोस्तों, बांग्लादेश में वहां के स्टूडेंट्स वहां के कोटा सिस्टम को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश में किसी भी गवर्नमेंट जॉब में अराउंड 56% का रिजर्वेशन रहता है। अब इस 56% के रिजर्वेशन को समझने के लिए हिस्ट्री में थोड़ा सा पीछे चलते हैं एंड एक और कहानी समझते हैं। इंडिया और पाकिस्तान जब आजाद हुए थे 1947 में, तब पाकिस्तान के दो हिस्से हुआ करते थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान यहाँ डोमिनेंट हाफ था और अपने सारे डिसीजंस ईस्ट पाकिस्तान पे इंपोज किया करता था। दोनों ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क था इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, लैंग्वेज एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, ईस्ट पाकिस्तान में लैंग्वेज चलती थी बांग्ला, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान ने पूरे पाकिस्तान का नेशनल लैंग्वेज उर्दू डिक्लेयर कर दिया था। सिमिलरली, सारे जो डेवलपमेंट के फंड होते थे ईस्ट पाकिस्तान में काफी कम अमाउंट आया करता था, लेकिन जो भी ट्रेड होता था मैक्सिमम ट्रेड ईस्ट पाकिस्तान से हुआ करता था। एंड टू टॉप इट ऑल, 1970 में जब ईस्ट पाकिस्तान में साइक्लोन आया, तब भी वेस्ट पाकिस्तान ने यहाँ कुछ भी नहीं किया। इसके बाद आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग मोड। 1970 में जब पूरे पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होते हैं, तब ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी आवामी लीग पूरे पाकिस्तान में क्लियर मेजॉरिटी से जीतती है, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री लीडर जनरल याह्या खान को ये रिजल्ट नहीं मानना था। उन्होंने इस रिजल्ट को मानने से साफ मना कर दिया एंड पूरे पाकिस्तान में मिलिट्री रूल इंपोज कर दिया। इसी चीज को देखते हुए शेख मुजीबुर रहमान ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल किया एंड ईस्ट पाकिस्तान में फ्रीडम स्ट्रगल पूरे जोर शोर से चलने लग गया। इसी में इंडिया ने भी शेख मुजीबुर रहमान की मदद की एंड फाइनली ऑन 26 मार्च 1971 को हमें एक नया इंडिपेंडेंट और डेमोक्रेटिक देश बांग्लादेश मिला। अब ये कहानी आज के कॉन्टेक्स्ट में इतनी रेलेवेंट क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि बांग्लादेश में जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा उन्हें मुक्ति बाहिनी के नाम से जाना जाता है। एंड बांग्लादेश में फ्रीडम स्ट्रगल के बाद 1972 में वहाँ के मिनिस्ट्री ऑफ कैबिनेट अफेयर्स ने ये बोला कि जिन्होंने ये पूरा फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा, जिन्होंने अपना सारा कुछ झोंक दिया इस लड़ाई में, इस फ्रीडम स्ट्रगल में, उनके लिए गवर्नमेंट सर्विसेज में 30% जॉब्स रिजर्व की जाएंगी। इसके बाद 1997 में जब शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर बनी बांग्लादेश की, तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो 30% का रिजर्वेशन है, ये सिर्फ फ्रीडम फाइटर्स को नहीं, उनके बच्चों को भी मिलना चाहिए। एंड देन 2010 में उन्होंने फिर से एक डिसीजन लिया एंड ये कहा कि ये जो 30% का रिजर्वेशन है, ये एक और जनरेशन एक्सटेंड होनी चाहिए। यानी अब फ्रीडम फाइटर्स, उनके बच्चे एंड देन उनके बच्चों के बच्चे, ये सभी 30% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में एंजॉय करेंगे। दोस्तों समझिए इस बात को, बांग्लादेश एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, बट यहाँ जॉब्स की काफी कमी है। ऊपर से ये रिजर्वेशन ने आम स्टूडेंट्स को काफी परेशान करके रखा था। सिचुएशन इतनी डेस्परेट हो गई थी कि 2018 में बांग्लादेश छात्र अधिकार संरक्षण परिषद ने इस रिजर्वेशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू किया। उनका कहना यह था कि वुमेन एंड बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन को छोड़ के बाकी सारे रिजर्वेशन को हटा दिया जाए। प्रेशर में आके बांग्लादेश की सरकार ने क्लास 1 एंड क्लास 2 के रिजर्वेशन को हटाने का फैसला भी लिया था। तो फिर जब सब सॉर्ट आउट हो गया था 2018 में, फिर 2024 में प्रोटेस्ट क्यों शुरू हुए? वो इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि 2021 में कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बच्चों ने हाई कोर्ट में जाके कोटा सिस्टम को हटाने के अगेंस्ट पिटीशन फाइल किया। जून 2024 में हाई कोर्ट ने सरकार के फैसले को गलत बताया एंड ये कोटा सिस्टम फिर से शुरू कर दिया एंड इसीलिए स्टूडेंट के प्रोटेस्ट भी फिर से शुरू हो गए। बांग्लादेश के स्टूडेंट्स ने वहां साइलेंट प्रोटेस्ट शुरू किया। उन्होंने आवामी लीग के लीडर्स को करप्ट बताते हुए ये कहा कि
आवामी लीग के लीडर्स ने कोटा सिस्टम का काफी ज्यादा मिसयूज किया है एंड काफी फायदा भी उठाया है। अब ये प्रोटेस्ट सिर्फ स्टूडेंट्स का नहीं था, वहां के ऑपोजिशन पार्टीज ने भी स्टूडेंट्स का साथ दिया। इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने वहां पैरामिलिट्री तैनात किया हर जगह। पैरामिलिट्री ट्रूप्स ने स्टूडेंट्स के ऊपर वायलेंट मेजर्स यूज किया एंड इस वजह से कई स्टूडेंट्स ने अपना जान भी गंवाया। इस वायलेंस के बाद स्टूडेंट प्रोटेस्ट काफी ज्यादा एग्रेसिव हो गया था। अब उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी, उन्हें शेख हसीना का रेजिग्नेशन चाहिए था और वो बांग्लादेश को आवामी लीग से मुक्त करवाना चाहते थे। कोटा के रिगार्डिंग जो पिटीशन था वो अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला रिजेक्ट करते हुए फ्रीडम फाइटर रिजर्वेशन को सिर्फ 5% तक कर दिया। वहां के स्टूडेंट्स की मदद करने के लिए बांग्लादेश की आर्मी सामने आई। अब सरकार के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर बढ़ गया था और अगस्त 2024 में शेख हसीना ने प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन से रेजिग्नेशन दिया एंड देश छोड़ के चले जाने का फैसला किया। तो दोस्तों, ये थी बांग्लादेश क्राइसिस की पूरी कहानी। बांग्लादेश में अब मोहम्मद यूनुस, जिन्हें फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी बोला जाता है, उन्होंने इंटरिम गवर्नमेंट तो फॉर्म कर लिया है, लेकिन बांग्लादेश की सिचुएशन अभी भी काफी नाजुक है। बांग्लादेश इंडिया का एक क्लोज एलाई है एंड सब कॉन्टिनेंट में इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यानी यहाँ के पॉलिटिकल और फॉरेन रिलेशंस या चेंजेस से हमें, हमारी इकोनॉमी को एंड हमारे अलायंस को काफी ज्यादा फर्क पड़ता है एंड इसीलिए इसके बारे में जानना हमारे लिए काफी जरूरी है। दोस्तों, ये तो थी बांग्लादेश की कहानी। ऐसी हर हफ्ते आई विल बी बैक विद मेनी मोर सच जियोपॉलिटिकल इश्यूज एंड कई और कहानियां। तो मेक श्योर यू हैव हिट द बेल आइकन एंड प्रेस द सब्सक्राइब बटन so that you never miss such rude stories from all over the globe. See you soon next week. Till then, stay happy, stay diplomatic. Cheers.